नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सैनमा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स की श्रृंखला के अंतर्गत विजन आईएएस कोचिंग संस्थान जो कि दिल्ली में स्थित है के द्वारा यूपीएससी 2024 पीटी प्रारंभिक परीक्षा के लिए कराई जा रही टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 1 जिसमें का पार्ट 4 है और इसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इस टेस्ट पेपर के हम लोग 3 पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको जाकर के देख लीजिएगा। ये हमारा चौथा पार्ट है, वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में संवैधानिक अपकृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसमें बताना कौन से कथन सही है। ठीक है, चलिए पहला कथन है, भारत में ऐसा कोई विधान नहीं है जो राज्य के कर्मचारियों द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए राज्य के उत्तरदायित्व को शासित करता है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है कि न्यायालय ऐसे मामले में पीड़ित को आर्थिक मुआवजा दे सकता है। तो फ्रेंड्स यह भी सही है, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है कि विश्व में प्रचलित विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। ओके, अब इसमें देखना और इसमें बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही होगा। लोकतंत्र की विशेषताएं बतानी है। तो कथन एक है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित लोगों में निहित होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये तो सही है। नेक्स्ट है, चुनाव में सत्तारूढ़ दल को हराने के भी निष्पक्ष अवसर होने चाहिए। तो फ्रेंड्स ये भी सही है। थर्ड है, प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये भी सही है लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में। और फोर्थ है हमारा कि सरकार विधियों या विनियमों द्वारा सीमित नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यह गलत है कि यहाँ पर होगा कि यह सीमित होनी चाहिए, इसलिए हमारा फोर्थ नहीं होगा। इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1, 2 एंड 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम बात करें कि लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में, अगर अन्य विशेषताओं के बारे में बात करें जिसमें सदन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, संघ बनाने संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, धर्म और भाषण की स्वतंत्रता होनी चाहिए, समावेशिता और समानता होना चाहिए, नागरिकता जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, शासितों की सहमति होनी चाहिए और मतदान का अधिकार भी होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग। अपना क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 39। तो देखते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में निहित राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। ओके, और इसमें हमें बताना है कि कौन कौन से प्रावधान उपयुक्त नीति निर्देशक तत्वों में से कौन कौन से उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित है। ओके, यह हमें बताना है इसमें। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से उदारवादी व्यवहारों पर आधारित हैं। तो बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना। तो फ्रेंड्स ये तो इसमें शामिल नहीं है क्योंकि इसमें आधार शामिल है ना। तो ये होगा कि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, यह हमारी उदारवादी बौद्धिक उसमें शामिल नहीं है। ओके, नेक्स्ट है कि कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। तो ये फ्रेंड्स ये शामिल है हमारा। और नेक्स्ट है कि गोवध को रोकना, तो यह भी शामिल नहीं है। और सहकारी समितियों का प्रचार करना, तो फ्रेंड्स यह भी शामिल नहीं है। यानी कि हम देखें कि उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित है जो वह केवल और केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
लोगों को मतदान का अधिकार देने के मामले में भारत अग्रणी रहा है? लोगों को मतदान का अधिकार देने के मामले में भारत अग्रणी रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से या देशों ने भारत के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया है? ओके, तो इसमें कौन कौन से देशों ने किया है? भारत के बाद की बात करें तो इसमें सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है, जापान ने नहीं किया, फ्रांस ने भी नहीं किया। ओके, क्योंकि अगर देखे जाए तो फ्रांस ने 1944 में प्रदान किया था और जापान ने 1945 में किया था। इंडिया ने 1950 में वयस्क मताधिकार प्रदान किया लोगों को और यूएसए ने 1965 में किया था। और अगर हम बात करें कि सबसे पहले किसने किया था तो 1893 में न्यूजीलैंड ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपने देश में लागू किया था। यानी इसका जो सही हो जाएगा आंसर वह होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन, और इसमें क्या बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही होगा ये बताना है। ओके, चलिए देखते हैं कि इसमें जो बोलता है कि जब भी संविधान सभा की बैठक विधायी निकाय के रूप में होती थी, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते थे। तो फ्रेंड्स यह गलत है, क्योंकि जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते थे, तथा जब बैठक बतौर विधायिका होती थी तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर जी करते थे। ओके, विधायी निकाय की बैठक की जो अगर बात करना है तो इनकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं करते थे। कौन करते थे? जीवी मावलंकर जी करते थे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 1947 में अपनाया था। तो फ्रेंड्स यह भी गलत है, क्योंकि संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, न कि 1947 को। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है। चलो हम 42 की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कौन से कथन सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन से कथन सही होगा और कौन से सही नहीं होगा। ठीक है, तो इस आयोग यानी NCST आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो फ्रेंड्स यह गलत है, क्योंकि आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल संसद द्वारा नहीं, जबकि यह राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान नहीं था। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही कि अलग से नहीं था, उसके बाद में किया गया है इसी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम बात करें कि अलग नहीं था अब, लेकिन अभी समय तो अलग है, तो कब अलग किया गया है? तो इसकी स्थापना की गई थी 2003 में 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ओके, और इसके लिए जो अनुच्छेद बनाया गया है वह अनुच्छेद बनाया गया है अनुच्छेद 338A अनुसूचित जनजातियों के लिए। पहले ये अनुसूचित जाति आयोग में ही शामिल हुआ करता था। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन किसी बैंक को भारत में घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक यानी DSIB के रूप में नामित करता है? तो ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी भारतीय बैंक संघ, ऑप्शन डी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। यानी कि DSIB का अर्थ है कि यह बैंक आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है तथा इनके विफल होने की संभावना बहुत कम है। रिजर्व बैंक के अनुसार कुछ बैंक अपने आकार, अंतर क्षेत्रीय गतिविधियों, सम्मिश्रताओं और प्रतिस्थापन की कमी तथा अंतर संबद्धता के कारण प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिन बैंकों की संपत्ति सकल घरेलू उत्पाद के 2% से अधिक होती है उन्हें इस समूह का हिस्सा माना जाता है। यानी DSIB जो बैंक हैं इनमें जो हमारी सकल घरेलू उत्पाद है यानी GDP के 2% से अधिक होता है उनका वो संपत्ति होती है बैंकों की। ओके, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का हिस्सा है। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन से अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों का हिस्सा है। इसमें सही बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और ये रहे इसके ऑप्शन। चलिए हम देखते हैं। जैसे कि किसी राज्य से बाहर न निकाले जाने का अधिकार, किसी राज्य से बाहर न निकाले जाने का अधिकार, तो फ्रेंड्स ये तो शामिल है। नेक्स्ट है कि विदेश यात्रा करने का अधिकार, ये भी शामिल है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अंतर्गत। और इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क का अधिकार, तो यह भी सही है, लेकिन मौन रहने का अधिकार इसके तहत शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि मौन रहने का अधिकार जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत के अंतर्गत शामिल है। इसलिए जो हमारा क्वेश्चन होगा उसके लिए, इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो जाएगा 1, 2 और 4, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब अगर हम बात करें कि इसके अधिकार के अंतर्गत कुछ बताते हैं कि जो कि इसके अंतर्गत शामिल है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत। जैसे कि मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, और इसके अलावा एकांत कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, विलंबित फांसी के विरुद्ध अधिकार, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, और महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार भी इसी में शामिल है। ओके फ्रेंड्स, और सूचना का अधिकार भी इसी अधिकार के तहत अंतर्गत आता है, और प्रतिष्ठा का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है, पारिवारिक पेंशन का अधिकार भी शामिल है, सोने का अधिकार भी इसी के अंतर्गत शामिल है, और इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इन सबको याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अपना क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहा है कि शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए, इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित होने के बाद जोड़ा गया था। ऑप्शन बी, 86वें संविधान संशोधन से पहले संविधान में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। ऑप्शन सी, इसमें शामिल है कि राज्य 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। ऑप्शन डी, यह प्रावधान केवल प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है, उच्च शिक्षा को नहीं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, कि यह केवल प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है, उच्च शिक्षा को नहीं। अब अगर हम बात करें कि शिक्षा के अधिकार के मामले में कि इसको अनुच्छेद 21(1) में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका निर्धारण राज्य करेगा। इस प्रकार यह प्रावधान केवल मूल शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है, न कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा को। यह व्यवस्था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई थी। यह संशोधन देश में सर्व शिक्षा के लक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित हुआ। सरकार ने यह कदम नागरिक अधिकार के मामले में द्वितीय क्रांति की तरह उठाया था। इस संशोधन के पहले भी संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। सॉरी क्वेश्चन नंबर 46 है। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। यह है दुनिया के सबसे ज्वालामुखियों में से एक है। इनके बारे में है, किसी एक के बारे में बताया जा रहा है कि उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी का वर्णन किया जा रहा है। ओके, तो यह दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, जिसमें हाल ही में पुनः विस्फोट हुआ है। यह दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ के पास स्थित है।
तो ये किसके बारे में वर्णन किया जा रहा है? तो अगर हम देखें तो ये किया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए, माउंट किलाउआ के बारे में वर्णन किया जा रहा है। ओके, और ये कहाँ है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हवाई द्वीप पर स्थित है। ओके, तो चलिए, और हवाई द्वीप की बात करें तो ये यूएसए में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम बात करें माउंट स्ट्रोम्बोली, तो माउंट स्ट्रोम्बोली जो है ये इटली में है। इटली के 4 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है यह। और अगर माउंट वेसुवियस की बात करें तो जो माउंट वेसुवियस भी इटली में ही है, और ये इटली के कहाँ पर है? तो इटली के कैंपानिया में नेपल्स की खाड़ी में स्थित है। ओके, और अगर माउंट एटना की बात करें तो माउंट एटना कहाँ पर है? माउंट एटना भी इटली में ही स्थित है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 47 होगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बताना है कि अनुच्छेद 352 के तहत अब तक की गई राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें क्या बताना है कि कौन से कथन सही है। ओके, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही है 47 नंबर का। जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अब तक 2 बार की गई है। तो फ्रेंड्स यह गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अब तक 2 बार नहीं 3 बार की गई है। क्योंकि पहली बार 1962 में की गई, दूसरी बार 1971 में की गई और तीसरी बार 1975 में की गई। इसलिए हमारा पहले तो गलत हो जाएगा। सेकेंड है, राष्ट्रीय आपातकाल की पहली उद्घोषणा नॉर्थ फ्रंटियर एजेंसी NEFA में चीनी आक्रमण के कारण अक्टूबर 1962 में की गई थी। तो फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, आपातकाल की दूसरी उद्घोषणा 1975 में की गई थी। तो ये गलत है, क्योंकि अभी हमने बताया कि आपातकाल की दूसरी घोषणा जो है ये 1971 में की गई थी और 1975 में तीसरी घोषणा की गई थी। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम बात करें कि पहली घोषणा के बारे में, तो बता दिया कि चीनी आक्रमण के समय की गई थी, और जो दूसरी घोषणा जो है 1971 में की गई थी, दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के फलस्वरूप की गई थी। और जो तीसरी घोषणा है ये जो है ये की गई थी जून 1975 में की गई थी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को। ओके फ्रेंड्स, इसलिए हमारा इसका जो सही आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आगे भी इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो जो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर नहीं मिले तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, चैनल पर आपको आसानी से प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, और साथ ही फ्रेंड्स आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें, जिससे कि उन लोगों को भी अच्छी चीज़ें मिल सके। अगर आपको पसंद आ रहा है कि नहीं अच्छी चीज़ें हैं आपको लगती हैं, और साथ ही हमारा भी मोटिवेशन मिलता रहे हमें, ताकि हमें लगे कि हाँ लोग देख रहे हैं। बाकी वही है फ्रेंड्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए। और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।